तो भैया ऑलमोस्ट सारा का सारा सिलेबस हमारा हो ही गया कि इस चैप्टर में। ठीक है भैया, हमारे पास केवल एक सिंगल टॉपिक बाकी है जिसे हीट इंजन कहते हैं। ठीक है भैया, सेकंड लॉ में केवल 2 स्टेटमेंट लिखवानी है, बाकी और सारी चीजें उसमें आउट ऑफ सिलेबस है। कार्नोट इंजन, कार्नोट थ्योरम और कार्नोट साइकिल, ये सारा का सारा आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है भैया, आज जो मैं कराने जा रहा हूँ भैया वो हीट इंजन है। बहुत आसान टॉपिक है, आराम से देखिएगा। हीट इंजन बोले तो जैसे गाड़ी आपकी चलती है, ठीक है भैया, जो गाड़ी आपकी चलती है, बाइक हो गई, ट्रक हो गया, जो भी जितनी भी गाड़ी है जो पेट्रोल वगैरह से चलती है, तो उसमें जो इंजन होता है उसको हम हीट इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? हीट इंजन। ठीक है भैया, हीट इंजन। ठीक है भैया, हीट इंजन कर रहे आ रहे भैया। तो भैया हीट इंजन देखिए भैया, बड़ा ही आसान सा डायग्राम है। ठीक है भैया, बाद में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, ये होता है भैया, देखिए पहले मैंने कुछ टर्म्स लिखवाई थी। पहली टर्म जो थी वो सोर्स थी। क्या थी भैया? सोर्स। ठीक है भैया, सोर्स। अगर इसकी बात करूं तो भैया इसके बारे में बताऊं तो ये क्या है? एट हायर टेम्परेचर। ये किस पे होता है भैया? टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पे होता है। और इसका तापमान क्या होता है भैया? T1। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है भैया? इन्फिनिटी होती है। मतलब कहने का मतलब है भैया कि अगर आप इसको कितनी भी हीट दे दोगे या इससे कितनी भी हीट निकाल लोगे तो इसके टेम्परेचर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब टेम्परेचर चेंज क्या होगा इसके अंदर? हमेशा आपको 0 दिखेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा तापमान में। दूसरा क्या था भैया? सिंक। क्या था भैया? सिंक। सिंक क्या होता भैया? जो एट लोअर टेम्परेचर, एट लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है इसका भैया? T2। दूसरा, इसकी भी जो थर्मल हीट कैपेसिटी होती है वो भी क्या होती है भैया? इन्फिनिटी होती है। इसको कितनी भी हीट दो, कितनी भी हीट दो, इसका टेम्परेचर कभी बढ़ता नहीं है। ठीक है भैया, तो ये भी क्या होती है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। ठीक है भैया, कितनी भी हीट दे दो इसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी? इन्फिनिट होगी, यानी यहाँ पर भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आने वाला है। तीसरी टर्म जो बताई थी मैंने वो बताया था भैया इसमें वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस मतलब आपने देखा होगा भैया कि आप फ्यूल का इस्तेमाल करते हो इंजन को चलाने के लिए। इंजन को चलाने के लिए फ्यूल का इस्तेमाल करते हो, उसी फ्यूल को हम क्या कहते हैं भैया? वर्किंग सब्सटेंस। तो यहाँ पे क्या लिखते भैया? फ्यूल। फ्यूल क्या है भैया आपका? वर्किंग सब्सटेंस। ये 3 चीजों को आपको ध्यान रखना क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंजन में यूज हो गया, इंजन के सबसे मेन पार्ट है। ठीक है भैया, चलो भैया डायग्राम क्लियर है भैया? सिंक मतलब जो भी चीज लोअर टेम्परेचर पे जहां पे हीट छोड़ी जाती है इंजन के द्वारा। जब आपने देखा होगा भैया गाड़ी जब चलती है, तो गाड़ी जब चलती है तो कुछ हीट जो होती है एटमॉस्फेयर में इंजन छोड़ देता है। ठीक है भैया, तो जब जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो इंजन के रिस्पेक्ट में सिंक होता है। क्या होता है भैया? सिंक। क्योंकि वहां पे हीट छोड़ी जा रही है। वहां पे हीट इसलिए छोड़ी जा रही है क्योंकि इंजन का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है, तो वो सोर्स हो गया। और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है भैया? कम है, तो क्या हो गया भैया? सिंक हो गया। समझिए भैया, तो ये ध्यान रखना। मिटा दो, चलो ठीक है। चलो बात करता हूँ भैया डायग्राम की, तो बड़ा ही बेसिक डायग्राम है। डायग्राम, ठीक है, डायग्राम देखिए इसका। डायग्राम में भैया 3 पार्ट मैंने बताया। पहला क्या होता है भैया? सोर्स। क्या होता है भैया? सोर्स। ठीक है भैया, टेम्परेचर क्या होता है इसका? T1। दूसरा बीच में होता है भैया आपका वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस होता है, इसमें फ्यूल भरा होता है, फ्यूल। ठीक है भैया, और जो तीसरा होता है भैया आपका डायग्राम जो होता है वो होता है भैया आपका सिंक। क्या होता है भैया? सिंक। इसका टेम्परेचर क्या होता है भैया? T2। ठीक है भैया, यहां से सोर्स से हीट विड्रॉ की जाती है Q1, और सिंक में हीट क्या होती है भैया? Q2 छोड़ दी जाती है। सोर्स से हीट ली गई इतनी और सिंक में इतनी छोड़ दी गई। अब मुझे नहीं पता, देख लो, पता कर लो, मैंने देखा नहीं है। ठीक है, तो सोर्स से इतनी हीट ली गई और सिंक में इतनी हीट छोड़ी गई, तो वर्क कितना हुआ होगा बताइए भैया? 10 जूल हीट ले गई, 6 जूल छोड़ दी गई, तो वर्क कितना हुआ? तो कैसे निकला? Q1 माइनस Q2। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? चलो भैया देखिए, अब मैं जरा बेसिक इसके अंदर का इंजन का इंटरनली बताता हूँ होता क्या है यहाँ पर। ठीक है भैया, ये तो बड़ा बेसिक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम कहते हैं इसको इंजन का। ठीक है भैया, कि भैया वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है भैया? सोर्स से इतनी हीट लेता है, वर्क करता है, और बाकी बची हीट को, जैसे आप देखो आपका इंजन गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेट हो जाता है, तो बाहर हीट को क्या करता है भैया? लॉस करता है, छोड़ देता है। सिंक एटमॉस्फेयर हो गया आपका। ठीक है भैया, एटमॉस्फेयर जहां पे हीट छोड़ी जा रही है, तो ये ब्लॉक डायग्राम कहते हैं, और यही डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है भैया, बाकी इंजन का जो बेसिक डायग्राम है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भैया, क्या होता है?
फिर इसी के ऊपर हम वर्किंग को लिखेंगे, ठीक है भैया। तो भैया एक सिलेंडर होता है मास्टर सिलेंडर, ठीक है भैया, जिसे आप कहते हो हेड गाड़ी में लगा होता है ना, जहाँ पे स्पार्क प्लग लगा होता है, तो उसको हेड कहते हैं, ठीक है भैया। उसे मास्टर सिलेंडर भी कहते हैं, ठीक है भैया। मास्टर सिलेंडर का ऊपर यहाँ पे क्या होता है, स्पार्क प्लग लगा होता है, स्पार्क प्लग, ठीक है भैया। ये प्लग लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, प्लग है, ठीक है प्लग है, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखना। अब ये स्पार्क करता है, ठीक है भैया, क्योंकि इसकी जो वायरिंग है वो बैटरी से जुड़ी होती है, बैटरी जुड़ी होगी तो बैटरी से स्पार्किंग होती है इसके अंदर, ठीक है भैया। गैप होता है ना, आपने देखा होगा प्लग देखना ना, तो प्लग के टॉप पर एक ऐसा निकला होता है, एक नीचे बॉटम होता है, देखिए एक पिन लिखी होती है, नीचे से एक ऐसा लगा होता है, पूरा का पूरा प्लग कुछ इस तरीके से सेटअप पे होता है, ठीक है, पीछे से ऐसा होता है, ठीक है भैया। तो जब यहाँ से लाइट जाती है, ये वायर एक वायर यहाँ से जुड़ी होती है, दूसरी वायर यहाँ से जुड़ी होती है बैटरी से, ठीक है भैया। तो जब बैटरी के दोनों टर्मिनल्स से यहाँ से करंट आता है, तो इस एंड पर और इस एंड पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और जब इन दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो भैया क्या होता है, इस दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से क्या होता है भैया, यहाँ पर स्पार्किंग होने लगती है। वही स्पार्क क्या होता है भैया, अंदर होता है, वही स्पार्क क्या होता है भैया, अंदर होता है। अब अंदर लगा होता है पिस्टन, क्या लगा होता है भैया आपका, पिस्टन, ठीक है भैया, पिस्टन आपका। और पिस्टन का एक एंड जो होता है, वो पिस्टन का जो टॉप पॉइंट होता है, आप देखोगे पिस्टन को देखोगे ना भैया, तो पिस्टन का एक पॉइंट क्या होता है भैया, जो मिड पॉइंट है, वो एक शाफ्ट से जुड़ा होता है, शाफ्ट कहते हैं इसे, ठीक है भैया। और यहाँ पर एक क्या होता है, कुछ गोल सा पकड़ने के लिए ऐसा होता है, ठीक है भैया। अब यहाँ पर क्या होता है भैया, कि एक रॉड लगी होती है, क्या होती है भैया, रॉड इसके अंदर, इस गोल से जो छेद है उसके अंदर लगी होती है, और ये रॉड का एक पार्ट क्या होता है भैया, ऐसे जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, अरे ऐसे जाता है, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया सबको, ये मिटो रहा हूं मैं, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम मिटो दे रहा हूं, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम मिटो दिया मैंने, ठीक है भैया। अब देखिए क्या होता है, तो भैया अब देखिए होता क्या है इधर, अब ये क्या होता है भैया, ये व्हील की तरफ जाता है, ये व्हील है आपका, ये व्हील की तरफ जाता है आपका। पूरी वर्किंग बताता रहा हूँ, बुक में नहीं है ये चीज, ठीक है, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है भैया। क्या होता है देखिए, जब यहाँ पे फ्यूल होता है, इसके अंदर यहाँ से एक पाइप होती है, जो फ्यूल यहाँ से ड्रॉप की फॉर्म में टपकता है इसके अंदर, ये पाइप फ्यूल से, फ्यूल टैंक से आता है, ये पाइप यहाँ से फ्यूल आ रहा है, ठीक है भैया, फ्यूल है, ये फ्यूल टैंक से पाइप आ रहा है, ठीक है भैया। फ्यूल इसके अंदर जा रहा है, फ्यूल टपक रहा है, और जैसे ही फ्यूल टपका तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पार्क लगा है, स्पार्क की वजह से इस फ्यूल में क्या होगी, आग लग गई। और जब स्पार्किंग फ्यूल में आग लग गई तो यहाँ पे क्या बन गया भैया, वेपर, क्या बन गया भैया, वेपर बन गया। तो इस पिस्टन के ऊपर क्या लगा भैया, प्रेशर। जब प्रेशर लगा तो उस प्रेशर की वजह से पिस्टन क्या होता है भैया, ऊपर की तरफ उठता है। जब ये ऊपर की तरफ उठता है तो जो गोल से लगा है ना, ये क्या करता है, उसको ऊपर उठा देता है। ये मतलब इसको ये ऊपर उठेगा तो ये अपने साथ क्या करेगा, इसको मूव करा देगा, और ये चीज क्या होगी, जो नीचे की तरफ है ये चीज क्या होगी भैया, ऊपर की तरफ आ जाएगी, ये चीज क्या होगी भैया, ऊपर की तरफ आ जाएगी, ये ऊपर की तरफ आ गई। और ये पिस्टन का होता है, मान लीजिए यहां तक आ गया, ऊपर उठने के बाद पिस्टन क्या हुआ, ये पिस्टन की ए पोजीशन है, ये ए डैश पोजीशन है, और ये कहां चला गया भैया, समझ गए ना भैया, ऊपर इसे बनाने के वरना डायग्राम खराब हो जाएगा आपका, ठीक है भैया। ठीक है भैया, दोबारा से बोल रहा हूँ भैया, यहाँ पर देखिए भैया, फ्यूल टैंक से फ्यूल आता है, ठीक है, यहाँ पे स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग से यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूल में आग लगती है, फ्यूल में जैसी आग लगी तो वेपर क्या हुआ, फैन लग गया, ठीक है भैया। वेपर ने इस पिस्टन के ऊपर क्या हुआ, फोर्स लगाया तो प्रेशर लगाया, तो प्रेशर की वजह से पिस्टन का ऊपर उठा। जब पिस्टन ऊपर उठा तो ये जो इस लगा हुआ है कुंडा, ये क्या करेगा, ऊपर से उठा देगा, तो पहिया यहाँ से क्या होगा भैया, घूम जाएगा, ऐसे करके पहिया घूम जाएगा, ठीक है भैया। अब जैसे देखिए भैया, एक यहाँ पर एक छेद होता है, एक छोटा सा छेद होता है, ठीक है भैया। जैसे पिस्टन इसके ऊपर जाता है तो वैसे क्या होता है, यहाँ से बहुत तेजी से जो वेपर बने हुए हैं वो बाहर निकलते हैं, ठीक है भैया, वेपर बाहर निकलते हैं, जिसे आप धुआं कहते हो, ठीक है भैया, स्मोक। क्या भैया, स्मोक होता है वैसे तो, है ना, स्मोक है ये, ठीक है भैया, स्मोक, ठीक है भैया। तो ये स्मोक बाहर निकलता है, इसको आप धुआं कहते हो, ठीक है भैया। फिर उसके बाद क्या होता है भैया, पता है आपको भैया, इस पहिए का इनर्शिया होता है, पहिए का क्या होगा भैया, इनर्शिया होगा, तो ये घूमना बंद नहीं करेगा, ये घूम जाएगा, पिस्टन को फिर कहाँ का घुसेड़ देगा, अंदर,
पिस्टन को फिर कहाँ उछल देगा भैया, अंदर, फिर ड्रॉप आएगी, फिर स्पार्क होगा, फिर स्पार्क होगा, फिर वेपर बनेंगे, फिर पिस्टन ऊपर उठेगा, जब ये छेद के ऊपर उठेगा ये फिर घूमेगा, पहिया फिर घूम जाएगा उधर से, ठीक है भैया। जैसे ये पिस्टन इस छेद के ऊपर जाता है वही सारा वेपर क्या होता है भैया, बाहर निकल जाता है साइलेंसर के थ्रू, ठीक है भैया। साइलेंसर के थ्रू जैसे बाहर गया तो भैया प्रेशर अंदर का क्या हो गया, कम हो गया, पहिया फिर घुमा और पिस्टन को फिर दोबारा से क्या हुआ अंदर। ये प्रोसेस लगातार क्या होता है, चलता रहता है और गाड़ी आपकी आगे बढ़ती रहती है, ठीक है भैया। क्लियर है सबको, ये बड़ी नॉर्मल सी वर्किंग है भैया आपकी, बड़ा नॉर्मल सा, ये मेन इंजन यही है, ठीक है भैया। ये नॉर्मल सा आपका इंजन है, ठीक है भैया। इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हो आप, ठीक है भैया। मिटो रहा हूं भैया मैं इसको, ठीक है भैया। ये बुक में नहीं है, मैंने आपको बता दी ताकि आपको फील हो जाए अच्छे से कि इंजन काम कैसे करता है, ठीक है भैया। अब बात करते हैं भैया इसमें, अगला टॉपिक है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है भैया, कार्य करने की क्षमता, ठीक है भैया। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट। आउटपुट में हमेशा वर्क देखते हैं, किसमें देखते हैं भैया, वर्क। और इनपुट में देखते हैं जो हीट एब्जॉर्ब की है, कितनी हीट एब्जॉर्ब की है, Q1। तो भैया अभी आपने देखा वर्क कितना किया था, Q1 माइनस Q2, और हीट कितनी एब्जॉर्ब की थी, Q1। तो भैया एफिशिएंसी क्या होगी भैया, Q1 अपॉन में Q1 माइनस Q1 अपॉन में Q2 अपॉन में Q1। तो भैया आपका 1 माइनस क्या हो गया भैया आपका Q2 अपॉन में Q1। और आपको बता दो भैया Q2 अपॉन में Q1 की वैल्यू अगर कार्नोट इंजन सिलेबस में होता तो आप देखते Q2 अपॉन में Q1 की वैल्यू क्या होती है, T2 अपॉन में T1 के बराबर आती है, भैया। Q2 अपॉन में Q1 की वैल्यू कार्नोट साइकिल अगर हम करते हैं सिलेबस में होता तो ये देखते हैं कि भैया Q2 अपॉन में Q1 की जो वैल्यू है वो T2 अपॉन में T1 के रेशियो के बराबर आती है। तो हम इसी एफिशिएंसी को क्या लिखते हैं भैया, 1 माइनस T2 अपॉन में T1, ठीक है भैया। अगर इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है, परसेंटेज एफिशिएंसी, तो क्या हो भैया 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 बाय में T2 माइनस T1 गुणे में 100, या परसेंटेज एफिशिएंसी होगी भैया 1 माइनस T2 माइनस T1 सॉरी Q2 अपॉन में Q1 गुणे में क्या होगी भैया आपका 100, ये होगी भैया परसेंटेज एफिशिएंसी। फटाफट नोट करो भैया, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ठीक है भैया। उसके बाद भैया इसमें जो आता है भैया वर्किंग में अभी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है भैया। वर्किंग के लिए जगह छोड़ देना, ठीक है भैया। वर्किंग में भी साथ में लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। वर्किंग, अब ये एफिशिएंसी जो होती है भैया, देखिए एफिशिएंसी में स्पेशल केस चल रहा है, स्पेशल केस फॉर एफिशिएंसी, ठीक है भैया। अगर मैं मान लीजिए मैंने Q1 हीट ली, इनपुट कितना हो भैया, इनपुट कितना हो भैया Q1 हीट के बराबर, और जो वर्क हुआ, वर्क को क्या कहते हैं भैया, आउटपुट। वर्क क्या है भैया आपका, आउटपुट, वो भी क्या हुआ Q1 हीट के बराबर हो गया। तो यानी सिंक के पास जो हीट गई, हीट फॉर सिंक क्या होगी भैया, 0 होगी, क्योंकि जितनी हीट ली उतनी इनने क्या की भैया आपका वर्क में कन्वर्ट कर दिया, जितनी हीट ली उतना वर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो भैया एफिशिएंसी क्या होगी भैया, देखिए 1 माइनस क्या भैया आपका Q2 अपॉन में Q1, दोनों बराबर है ना, एफिशिएंसी गलती हो गई है, यहाँ पर 0 आ जा रही ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी ना कंप्लीट, जितनी हीट ली उतना ही वर्क डन कर लिया। हाँ हो तो क्या, ठीक है, मैं फॉर्मूला गलती लगा रहा हूँ ना, एक्सट्रैक्टेड हीट तो 0 होगी ना, ये देखिए ना एफिशिएंसी होगी 1 माइनस Q1 Q2 अपॉन में Q1। तो आपको पता भैया कि ये तो Q2 होता है ना जो बाहर छोड़ा जाता है, तो भैया क्या होगा 1 माइनस Q2 0 है, Q1 तो एब्जॉर्ब है, तो क्या होगा 0 तो 1, एफिशिएंसी बन गई। या फिर आप इस तरीके से करते हो कि वर्क क्या होता है भैया आपका, एफिशिएंसी क्या होता है भैया, वर्क अपॉन में एब्जॉर्ब हीट। तो वर्क कितना भी है इस बारी, वर्क उतना ही है जितनी हीट एब्जॉर्ब की गई है, तो यहाँ से भी क्या हो गया भैया आपका 1 आ गया, Q1 अपॉन में Q1। तो एफिशिएंसी होती है। अगर मैं बात करूं नोट में, तो भैया हमारे पास 2 तरह के इंजन होते हैं, ठीक है भैया। अगर मैं बात को सॉरी वैसे तो एक्सटर्नल और इंटरनल आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है भैया। वैसे हमारे पास बेसिकली 2 तरह के इंजन है, ठीक है भैया। इसको कहते हैं भैया, एक को कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन और दूसरे को एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं, ठीक है भैया। खैर अभी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ भैया अलग अलग फ्यूल के साथ हम अलग अलग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अलग अलग फ्यूल है तो एफिशिएंसी भी क्या होगी भैया, अलग अलग होगी एक ही इंजन की। अगर मैं बात करूं भैया पेट्रोल इंजन की बात करूं तो इसकी एफिशिएंसी होती है भैया 26%, मतलब कि 74% क्या होता है भैया लॉस होता है एनर्जी का। यहाँ पे एफिशिएंसी 26% है, मतलब 74% एनर्जी क्या होती है भैया लॉस में चली जाती है। अगर मैं बात करूं भैया डीजल की, DI क्या थे
SEL। हाँ, डीजल की बात करूं भैया, डीजल इंजन की बात करूं तो डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो करीबन क्या होती है भैया, 40% के आसपास होती है। यानी यहाँ पे लॉस क्या होता है भैया, 60% का लॉस होता है। ठीक है भैया, 60% जो फ्यूल होता है खराब ही हो जाता है। ठीक है भैया, हीटिंग लॉस में चला जाता है। और बात करूं भैया मैं स्टीम इंजन की, स्टीम इंजन जैसे कोयला वोयला वाला इंजन नहीं होता, उसकी एफिशिएंसी होती है 12 से लेके 12 टू 16%। बहुत कम एफिशिएंसी होती है, मतलब बहुत सारी एनर्जी का क्या होता है भैया, लॉस हो जाता है स्टीम इंजन केस में। ठीक है भैया, तो चलो भैया, क्लियर है भैया, यहां तक क्लियर है? जल्दी देखिए भैया, फटाफट। ठीक है, मिटो रहा हूं मैं इसको। ठीक है, मिटो दो, चलो भैया। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं भैया इंजन के टाइप कितने होते हैं। तो भैया हमारे पास बेसिकली दो टाइप के इंजन है। ठीक है भैया, हीट इंजन का टाइप ऑफ हीट इंजन। ठीक है भैया, तो दो टाइप होते हैं भैया, एक तो होता है इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है भैया, इंटरनल कंबशन इंजन। अब इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है भैया, तो जिसमें फ्यूल क्या होता है इंजन के अंदर ही जलता है, पिस्टन के साथ में। जैसे स्पार्क प्लग में आता था ना, फ्यूल आगे इकट्ठा होता है, स्पार्क होती है, फ्यूल जल जाता है और पिस्टन को ऊपर ढकेल देता है, तो वहां पे फ्यूल इंजन के अंदर ही जल रहा है, तो इसे कहते हैं भैया इंटरनल कंबशन इंजन। फ्यूल बर्न इनसाइड दी इंजन। जब फ्यूल इंजन के अंदर ही जल जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं भैया, इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है भैया, एग्जांपल के तौर पर भैया आपको पता ही है, बाइक, कार, एक्सेट्रा। ठीक है भैया, बहुत सारी चीजें इंटरनल कंबशन इंजन में। दूसरा टाइप होता है भैया एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है भैया, तो इसमें क्या होता है, फ्यूल बर्न आउटसाइड ऑफ द इंजन, ठीक है भैया। एग्जांपल में बात करूं भैया तो ट्रेन में क्या होता है भैया, आग नीचे जलती है, तब जाके पानी गर्म होता है, वेपर बनते हैं, और वेपर क्या करता है, पिस्टन को ढकेलता है, जैसे वैसे नॉर्मली जैसे बताया था वहां पे। ठीक है भैया, सब जितनी भी चीज जलती है, जितनी चीज में इंजन होता है, सबकी वर्किंग वैसी होती है जैसे मैंने बता दिया। कई में पेट्रोल अंदर ही जल जाता है इंजन के, उसे इंटरनल कंबशन कहते हैं, पेट्रोल का वेपर ढकेलता है। कई में क्या होता है भैया, पहले नीचे आग जलती है, आग से अंदर का पानी क्या होगा, गर्म होगा तो वेपर बनेगा तो प्रेशर लगाएगा पिस्टन पे, पिस्टन को ऊपर ढकेलेगा। अब पिस्टन के ऊपर लगी होती है एक रॉड से लगा होता है गोल सा चक्रा, और चक्रा क्या करता है, जब ऊपर जाता है तो वो उसको घुमा देता है। ठीक है भैया, सिलाई मशीन देखिए, सिलाई मशीन में ऐसी एक बिल्कुल ऐसा ही चक्का लगा होता है। ठीक है, नीचे जब पैर चलाए जाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो भैया वो क्या करता है, जब वो यूं मूवमेंट करता है तो उससे एक रॉड जुड़ी होती है, और रॉड क्या चक्रे में लगी होती है, और चक्रे में लगी होती है, चक्रे से एक ऐसा आता है, वो ऊपर जाता है तो वो घुमा देता है ऐसे करके। ठीक है भैया, तो देखना सिलाई मशीन में बिल्कुल सेम वर्किंग वैसी होती है। ठीक है भैया, ये हो गया एग्जांपल के तौर पर स्टीम इंजन। ठीक है भैया, ट्रेन वगैरह जो हो गया, रेलगाड़ी वगैरह। तो ठीक है भैया, वर्किंग देख लीजिए भैया फटाफट। क्लियर है भैया, इतना क्लियर है? आसान चीजें भी देख लीजिए फटाफट। ठीक है, चलो मिटो रहा हूं मैं इसको। अब बहुत ज्यादा देखिए कितना कम एफिशिएंसी उसकी। इलेक्ट्रिक इंजन सबसे बढ़िया होता है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है, उसकी 50% के आसपास होती है, 50-60। हाँ, सीएनजी की भी इतनी होती है, काफी ऐसी एफिशिएंट होती है। अब तो कन्वेंशनल वाली चाहिए तो हटा ही दे धीरे धीरे। ठीक है भैया, चलो अब बात करते हैं भैया वर्किंग ऑफ इंजन। वैसे बता ही दिया मैंने आपको वर्किंग ऑफ इंजन। ठीक है भैया, इंजन की वर्किंग देखिए भैया। चलो भैया फटाफट लिखिए कॉपी में, जल्दी से लिखिए बच्चा, वर्किंग ऑफ इंजन। ये इधर क्यों घुस जा रहा है, पहले तो नहीं घुस सकता था। देखिए भैया फटाफट वर्किंग ऑफ इंजन। ए चुप हो जा भैया, अबे चुप हो जा सुअर। देखिए भैया, इन एवरी साइकिल ऑफ ऑपरेशन, इन एवरी साइकिल ऑफ ऑपरेशन, वर्किंग में लिखिए, इन एवरी साइकिल ऑफ ऑपरेशन, the working substance absorb
a definite amount of heat, the working substance absorb a definite amount of heat, Q1 from the source, and convert a part of this energy and convert a part of this energy into work. ये सुनो, गेट बंद करियो, गेट बंद कर दे, बाहर पहला वाला, दूसरा वाला बंद करियो. Convert of this part of energy into work and reject the remaining part to the sink, समझ गए भैया? ये वर्किंग हो गई. ठीक है भैया? देखिए भैया, लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLT, लिमिटेशन ऑफ FLT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या क्या लिमिटेशन है? ठीक है भैया? तो लिखिए भैया, ठीक है भैया, रखिए रखिए बात है. लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है भैया? ठीक है भैया? लिखिए, it does not indicate the first law of thermodynamics की limitation लिखिए भैया. It does not indicate the direction of heat flow. It does not indicate the direction of heat flow. इस लॉ में कहीं पर भी ये नहीं बताया जाएगा कि आपकी फ्लो हीट की डायरेक्शन क्या है भैया, फ्लो की डायरेक्शन क्या है, कहीं पर भी नहीं बोला जाएगा. पहली लिमिटेशन है. दूसरा भैया, सेकंड लिखिए भैया, it does not tells anything about the condition. It does not tells anything about the condition under which the thermodynamic process is performed. कह रहा भैया, इस लॉ में कहीं पर भी ये नहीं बताया कि हम किस कंडीशन में प्रोसेस को कर रहे हैं. ठीक भैया? STP पे, NTP पर कहीं बोला है क्या? नहीं बोला ना. तो ये कंडीशन के बारे में नहीं बताता. ठीक है भैया? अगला लिखिए भैया, it does not indicate the third है, it does not indicate the extent to which heat energy can be converted into mechanical work. कह रहा भैया, यहां पर यह भी नहीं बताया जाता कि कितनी हीट एनर्जी वर्क में चेंज हुई है. ठीक है भैया? तो ये सारी चीजों को याद रखना. खैर ज्यादा याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये पूछा ही नहीं आता कभी एग्जाम में. ठीक है भैया? ना तो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और ना ही CBSE के एग्जाम में. ठीक है भैया? लिखिए भैया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है भैया? यहां पर सेकंड लॉ हमें जो पढ़ना था, पहले तो काफी लंबा था, मतलब 5-6 टॉपिक तो थे ही थे. ठीक है भैया? लेकिन अब सारे टॉपिक काट के केवल सेकंड लॉ लिख दिया. भैया सेकंड लॉ होता क्या है? तो सेकंड लॉ को 2 स्टेटमेंट से समझा जा सकता है. पहला भैया कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और दूसरी है भैया क्लोजियस स्टेटमेंट. ठीक है भैया? कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहती है कि भैया आप ऐसा कोई इंजन बना ही नहीं सकते जिसकी एफिशिएंसी क्या हो भैया, 1 हो. मतलब अगर इंजन बना है तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, सिंक में छोड़ेगा ही. ऐसा कभी नहीं होगा कि वो सारा वर्क में ही कन्वर्ट कर ले. जितनी हीट एब्जॉर्ब करे सबका सब क्या करे भैया, वर्क में कन्वर्ट कर ले. तो पहला क्या भैया, कैल्विन प्लैंक पहली स्टेटमेंट. सेकंड लॉ में लिखना भैया, पहली स्टेटमेंट क्या भैया, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. है भैया? तो लिखिए भैया, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट लिखिए भैया. इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है, इम्पॉसिबल, इसी में आगे लिखो, इट इज मत लिखो. इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन of efficiency
1 ऑफ एफिशिएंसी 1। कह रहा भैया ये इम्पॉसिबल है कि आप ऐसे इंजन बना दो जिसकी एफिशिएंसी क्या भैया 1 हो। मतलब क्या भैया कि Q1 जो हीट ले रहा हो वो सबकी सब वर्क में कर दे, ये क्या भैया नॉट पॉसिबल। मतलब Q2 की वैल्यू 0 हो जाए, ये भी क्या भैया नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है भैया। फर्स्ट लॉ में जो चीजें इम्पॉसिबल होती है वही क्या कहलाता है सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में जो सारी चीजें इम्पॉसिबल है वही क्या कहलाता है सेकंड लॉ। ठीक है भैया, तो ये तो इम्पॉसिबल है फर्स्ट लॉ से। ठीक है भैया, तो हम किसी भी इंजन को ऐसा नहीं कन्वर्ट कर सकते जिसमें Q1 जो हीट एब्जॉर्ब की गई है वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। या फिर आप कह सकते हो Q2 इक्वल्स टू 0, ये भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा लिखिए भैया क्लॉजियस स्टेटमेंट, CLA होगा, CLAUSIAS, क्लॉजियस स्टेटमेंट। क्लॉजियस स्टेटमेंट ये क्या कहता है भैया? चलो भैया पहले रेफ्रिजरेटर देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या होता है? फ्रिज। एक बारी मैं, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है भैया, सेकंड लॉ के अंदर आता है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसको समझना, क्लोजियस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको रेफ्रिजरेटर जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैं ऑरली आपको बताता हूँ, थोड़ा मेरी बात को ध्यान सुनना, फील करना इस चीज को, मैं आराम से बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, आपने देखा फ्रिज जो होता है, फ्रिज वो ठंडी चीज को और ठंडा कर देता है। हमने जो पढ़ रखा है कि भैया हीट का जो फ्लो होता है, जो हीट का फ्लो होता है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर होता है, हायर टू। लेकिन फ्रिज क्या करती है भैया? लोअर को और हीट निकालती है, मतलब लोअर से हायर की तरफ, लोअर से अंदर से सेब जो ठंडा ठंडा सेब है उससे हीट निकाल कर क्या करती है भैया सोर्स में, जो कि हायर टेम्परेचर। ठंडे सेब से गर्म कौन होगा? एटमोस्फेयर। ठीक है भैया, तो वो हीट निकाल कर एटमोस्फेयर में छोड़ देती है, एटमोस्फेयर में छोड़ देती है। ठीक है भैया, तो ऐसा खुद से पॉसिबल नहीं हो सकता। देखिए भैया, आपने नेचुरल प्रोसेस पढ़ा होगा कि द फ्लो ऑफ हीट टेक प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? रेफ्रिजरेटर में लोअर टू हायर हो रहा है। ठीक है भैया, तो यही सेकंड लॉ की क्लोजेस्ट स्टेटमेंट है कि हम कोई ऐसी ये प्रोसेस अपने आप नहीं हो सकता कि हीट का जो फ्लो हो वो लोअर से हायर की तरफ हो, ये अपने आप नहीं हो सकता। इसको करने के लिए हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क जो होता है वो रेफ्रिजरेटर है, जरा सुन लीजिए बड़े आराम से, मैं सीधी लैंग्वेज में बता दूं रेफ्रिजरेटर काम कैसे करता है। ठीक है भैया, मैं बात करूं भैया रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर एक कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के अंदर एक गैस होती है जिसका नाम होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक बहुत हीट एब्जॉर्बिंग, बोलो तो हीट ग्रीन हाउस गैस है जो बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में उसकी बात करूं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से करीबन नहीं तो 400 से ज्यादा, 400 गुना से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है। कार्बन डाइऑक्साइड 400 से गुना, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है, करीबन नहीं तो 400 गुना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है। ठीक है भैया, अब क्या होता है भैया? कंप्रेसर होता है, ध्यान दीजिए भैया, बड़ा आसान से बता रहा हूं भैया। कंप्रेसर, आपको ये भी पता है, मैंने बताया था कि कोई चीज हीट लेती है तो वो दो काम करती है, या तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी या फैल जाएगी, है ना भैया? कल मैंने बताया था कोई चीज अगर हीट एब्जॉर्ब करेगी या तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी या वो क्या करेगी भैया? फैल जाएगी। अगर फैलने के लिए फ्री है तो फैलेगी ही, इंटरनल एनर्जी बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है भैया? बहुत वाइब्रेट करते हैं, डिसबैलेंस होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो खुद को हर चीज स्टेबल करना चाहती है, तो इसलिए क्या करती है भैया? वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने से बढ़िया क्या करती है? खुद को फैला लेती है। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही कंप्रेसर से CFC गैस बाहर निकलती है और जाती है फ्रिज के अंदर, जहां पर रखा हुआ सेब, क्या रखा हुआ भैया? सेब, संतरा, कोई कोई रोटी पेल देता है, कोई कोई दाल भी रख देता है, कोई कोई चावल भी रख देता है फ्रिज के अंदर। तो अब क्या होता है, जैसे ही CFC जाती है और रखती है सेब के कांटेक्ट में, सेब के कांटेक्ट में जैसे ही आती है तो सेब से क्या करती है? हीट को छीन लेती है। जैसे सेब से हीट को छीना तो वो क्या हो भैया? अब इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ाएगी वो, क्योंकि पूरे पूरे फ्रिज में काफी जगह होती है, तो पूरी फ्रिज में क्या होती है भैया? फैल जाती है। सेब से हीट लेके एक्सपेंड कर गई, सेब से हीट लेके एक्सपेंड कर गई, तो क्या हुआ? फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर फिर क्या हुआ? डाउन हो गया, डाउन हो गया। फिर सेब से दोबारा से उसने हीट लिया, फिर एक्सपेंड कर गई, लगातार सेब से हीट लेती रहती है और एक्सपेंड करती रहती है। फिर आपको आवाज आती होगी फ्रिज में, टुर्र, ऐसी आवाज आती है ना, थोड़ी देर बाद फ्रिज में ऐसी आवाज आती है, टुर्र। तो एक्चुअल में क्या होता है? वहां पे मोटर चलती है। क्या चलती है भैया? मोटर क्या करती है भैया? उस जो हीट फैली हुई है, जिसने हीट, सॉरी, गैस जो फैली हुई है जिसने हीट को एब्जॉर्ब किया था, गैस क्या करती है? उसको खींचती है, खींचती है, और एक क्या करती है? जाली, पीछे जाली बनी होती है ना, उस जाली में घुसेड़ देती है।
पहले गैस पूरे फ्रिज में फैली थी, अब उस गैस को क्या किया, पतली पतली जाली में, छोटी जाली का कितना स्पेस होगा, जबरदस्ती मोटर उसके अंदर क्या करती है, जाली के अंदर ठूस देती है। अब देखिए पहले वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, हीट डेंसिटी कम थी, इसलिए टेम्परेचर कम था, लेकिन अब क्या किया भैया, उसी गैस को जिसने हीट को एब्जॉर्ब कर रखा है, उसी गैस को लेके क्या करता है, छोटी सी जाली में भर दिया जाता है। अब वॉल्यूम क्या हो गया, बहुत कम हो गया, हीट डेंसिटी क्या होगी भैया, बहुत ज्यादा होगी, और उस जाली का टेम्परेचर क्या होता है भैया, बहुत बढ़ जाता है। जहां से बहुत बढ़ जाता है तो भैया एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उसके कंपेयर में क्या होता है भैया, कम, और जाली का टेम्परेचर क्या होता है भैया, बहुत ज्यादा। तो क्या करता है, उसके अंदर की जो हीट होती है वो क्या करती है, नेचुरल प्रोसेस करती है, और क्या होता है भैया, वो जाली से धीरे धीरे हीट क्या होती है भैया, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। जब भैया जाली की जो गैस होती है वो बाहर के टेम्परेचर के बराबर अपना टेम्परेचर कर देती है, तो फिर उसको कहां भेज दिया जाता है भैया, कंप्रेसर में, फिर कंप्रेसर में भेज दिया जाता है, फिर कंप्रेसर जैसे हीट फिर क्या होती है, चालू होती है, जैसे फ्रिज दोबारा चालू होगी तो फिर दोबारा से गैस निकलेगी अपना, ठीक है भैया, फिर दोबारा से जाके सेब के कांटेक्ट में आएगी, हीट छीनेगी, छीन के फैलेगी, फैल के क्या होगी भैया, ठंडी हो जाएगी, बार बार ऐसा करेगी, सेब से हीट लेती रहेगी, खुद को फैलाती रहेगी, एट लास्ट मोटर चलती है, जब टुर्र टुर्र की आवाज आती है और सारे हीट को क्या करता है भैया, जो भी गैस थी उसको एक छोटी सी जाली में भेज दिया जाता है, जहां पर जो पहले इतने दायरे में फैली हुई थी गैस, उसको बहुत छोटे स्पेस में रखा जाता है, जहां जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर क्या होता है भैया, बहुत बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम, और उस छोटे स्पेस का टेम्परेचर क्या होता है भैया, बहुत ज्यादा। तो भैया क्या होता है, धीरे धीरे हीट को लॉस करके फिर दोबारा से एटमॉस्फेयर के बराबर अपना टेम्परेचर करके दोबारा से काम पे लग जाती है। यही है भैया, तो समझ गए भैया, यानी हमें देखिए सेब से हीट को विड्रॉ करने के लिए वर्क करना पड़ रहा है, वरना अपने आप सुन दिन रहा है। तो भैया क्लॉजेस स्टेटमेंट यही कहती है, क्या कहती है, लिखिए क्लॉजेस स्टेटमेंट, लिखिए फटाफट बेटा, क्लॉजियस स्टेटमेंट लिखिए भैया, लिखिए भैया, it is impossible for a self-acting machine, it is impossible for a self-acting machine which transfer the heat from lower to higher temperature, कह रहा भैया किसी भी ऐसी मशीन के लिए पॉसिबल ही नहीं जो खुद से काम करे और वो हीट को लोअर से हायर की तरफ ट्रांसफर कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं। इसको करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा क्लॉज स्टेटमेंट में मैं अपनी लैंग्वेज में करा देता हूँ भैया। मान लीजिए एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर क्या है भैया, T1 है, और दूसरा क्या है भैया, T2 है, ठीक भैया। तो इसने क्या किया भैया, अगर मैं बोल दूं T1 इज ग्रेटर देन T2, तो नेचुरल प्रोसेस में क्या होगा, हीट, ये क्या है, हीट अगर हायर से लोअर जा रही है तो क्या नेचुरल है, क्या है भैया, नेचुरल प्रोसेस है, ये होता है, ठीक है भैया, ऐसा देगी इसको। लेकिन अगर ऐसा करना हो तो क्या भैया, ऐसा करना हो तो भैया क्या होगा, अगर हीट आप लोअर से हायर में देना चाहते हो तो नेचुरल नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। इसको करने के लिए भैया हमें क्या करना पड़ेगा भैया, वर्क डन करना पड़ेगा। लोअर से हायर में जाना है हीट को तो वर्क डन करना पड़ेगा, और ये क्या भैया, नेचुरल प्रोसेस अपने आप होगा, सेल्फ, ठीक है भैया, खुद से हो जाएगा। क्लियर है भैया, क्लियर है, किसको क्लियर है भैया, ठीक है। इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखना सारी चीजों को, बहुत अच्छा है, ठीक है भैया। तो ये यहीं तक था। अगली मीटिंग में जो 7:15 पे चालू होगी, ठीक है भैया, उसमें KTG स्टार्ट करूंगा, ठीक है भैया, और कल शाम तक खत्म हो जाएगा आपका KTG भी, सिलेबस ओवर हो जाएगा। एक दिन की छुट्टी दूंगा ताकि सारी मीटिंग को आप रिकवर कर लो, उसके बाद अगले दिन से फिर तुड़ाई और पढ़ाई, ठीक है बेटा। मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।